हाँ जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज की क्लास थोड़ी स्पेशल, क्योंकि ये क्लास है आपका फर्स्ट क्लास। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अपने एक सब्जेक्ट के बारे में। आयुषी, यहां से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी बेटा। बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला फर्स्ट क्लास आज हम चालू कर रहे हैं बेटा। नोटबुक लेके बैठ जाओ, लिखते रहेंगे और समझते रहेंगे इस बात को। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ में आपकी जनरल इकोनॉमिक्स के बारे में। तो जनरल इकोनॉमिक्स, ताकि तुम्हें ये समझ में आ सके कि डिफरेंस क्या है और क्या है कुछ नया। लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट, बात करते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने से पहले आज मैं कुछ बेसिक वर्ड्स के ऊपर आऊंगा। मतलब पहली बात तो वो स्टार्ट करेंगे कि इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमारा फेवरेट कब बन पाता कब नहीं बन पाता, क्या रीजन है इसके पीछे। पहला पार्ट बेटा, ऑलवेज रिमेंबर इकोनॉमिक्स में जब तक आपको रीजंस नहीं समझ में आएंगे, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बेटा पूरी तरह रीजन बेस्ड है। अगर रीजन नहीं तो इकोनॉमिक्स नहीं, क्योंकि रीजन इज इकोनॉमिक्स में जो रीजन दिए गए हैं वो दिए हैं आपके इकोनॉमिस्ट ने। इकोनॉमिक्स में जो भी आप पढ़ते हो बेटा वो सारा का सारा कंटेंट किसी ने घर बैठ के नहीं लिखा। ये सारा का सारा कंटेंट इकोनॉमिक्स की रिसर्च है, इकोनॉमिक्स की थ्योरीज है। वही रिसर्च वही थ्योरीज जो इकोनॉमिस्ट ने दी हैं वही आप पढ़ रहे हैं एज इट इज, उसे चेंज भी नहीं किया गया। तो इकोनॉमिस्ट जब कोई भी बात बोलते हैं तो वो बिना रिसर्च या बिना फैक्ट्स के नहीं बोलते हैं, बिना रीजन के नहीं बोलते हैं। तो बात करते हैं, हमारा कंटेंट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, लेकिन साथ ही साथ में बताऊंगा मैं जनरल इकोनॉमिक्स के बारे में। ए पार्ट विच कंटेन 60 मार्क्स, 60 नंबर का पार्ट, और तैयारी है ऑब्जेक्टिव। तो कॉमन सी बात समझ के देखना भैया कि जब जैसी प्रिपरेशन करनी, जैसा एग्जाम आने वाला है वैसी प्रिपरेशन भी होनी चाहिए, और प्रिपरेशन आपकी डायनामिक होनी चाहिए। दूसरी बात, बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट, बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट मैं कुछ बातें करने वाला हूं बीसीके बेटा, बीसीके बिजनेस कॉमर्शियल, उसे अलग से सेपरेट डील करेंगे हम लोग। 40 मार्क्स का बीसीके, उसे सेपरेट डील करेंगे बिकॉज दैट पार्ट इज डिफरेंट। लेकिन इस यूनिट नंबर 1 के अंदर आप अपने बीसीके का कंसेप्ट भी सीखने वाले हो, इसी से कनेक्टेड पार्ट है वो वाला। पहली बात, जनरली एक कॉमन क्वेश्चन बच्चों का आता है कि सर क्वेश्चन की टाइप जो होती है, क्या क्वेश्चन की टाइप वही होती है जो हम जानते हैं कि सिंपली 4 ऑप्शन दिए गए हैं और एक आंसर टिक करना है, इसी को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं? आंसर इज नो। और ऐसा अज्यूम भी मत करना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि रीजन इज ऐसे क्वेश्चन आउट ऑफ 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैक्स टू मैक्स 4 से 5, टोटल 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। इन्हें हम बोलते हैं स्ट्रेट क्वेश्चन। स्ट्रेट क्वेश्चन दैट इज जिनका आंसर 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ठीक होता है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन पूरे एग्जाम में से 4 से 5 मिलते हैं, और बच्चे गलतियां यही करते हैं कि बोलते हैं अरे ये तो वही वाला आ गया। आंसर इज नो। मैक्सिमम आपके पास में आपके पेपर का अराउंड 60 में से 45 मार्क्स के क्वेश्चन, मिनिमम 45 मार्क्स, दैट कैन बी 50 मार्क्स ऑल्सो। 45 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आते हैं बेटा, उसको बोलते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट। मोस्ट अप्रोप्रिएट दैट मींस आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के अंदर, जहां पर क्वेश्चन के अंदर आपका एक नहीं, एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक मिलेंगे। मतलब क्या मतलब सर कि क्वेश्चन में एक से ज्यादा आंसर ठीक है? हाँ, मतलब 1 2 3 नॉर्मल सिंगल हुआ तो स्ट्रेट क्वेश्चन बोलते हैं उसको। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन कौन से आएंगे जहां पर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना पड़ेगा, व्हिच मींस दैट आपके क्वेश्चन में आपको बताना पड़ेगा कि आंसर ए ठीक या बी ठीक है, दोनों ठीक, बट व्हिच वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हिच यू हैव टू चूज, दैट इज द क्वेश्चन इज नोन एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में यही वाले आते हैं। उसके बाद नंबर आता है कैटेगरी नंबर 3 का। थर्ड कैटेगरी हम बात करते हैं किसके बारे में? अपनी ग्राफिकल क्वेश्चन। एग्जामिनर आपके पास में ग्राफिकल क्वेश्चन भी डालता है। ग्राफिकल क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ग्राफ से आपके पास में वो, अगेन ग्राफिकल क्वेश्चन भी स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, गो ग्राफिकल क्वेश्चन भी आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट बेस पर ही मिलने वाले हैं। तो ये सोचना कि मुझे आंसर मिल गया तो आंसर करेक्ट है, आंसर इज नो, आप गलती करके आने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज पायल, वेलकम बेटा। तो नेक्स्ट वन क्या बोला? मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफिकल क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट क्वेश्चन, सेकंड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, थर्ड वन इज ग्राफिकल क्वेश्चन। ग्राफिकल क्वेश्चन में वो आपसे स्टेट आंसर पूछ सकता है। स्टेट मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? वहां पर थ्योरेटिकल आंसर दे सकता है आपको। नंबर 2,
वहां पर वो आपको इक्वेशन दे सकता है या वो कोई वैल्यू दे सकता है। 3 तरह से इक्वेशन बन सकते हैं आपके पास में। नेक्स्ट कैटेगरी पे आता हूं, कैटेगरी नंबर 4 इज जहां हम बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में। एग्जामिनर एग्जाम में कम से कम ज्यादा नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन, 3 to 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आने वाले हैं, क्योंकि टारगेट ये नहीं है कि पास होना है। पास होना है तो सिंपल सी बात भैया, मोस्ट अप्रोप्रिएट तैयार करो, पास हो जाओगे। पासिंग के लिए नहीं भाग रहे हम लोग, हमें स्कोर करना है, पूरे नंबर चाहिए, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। वो तभी है जब आप समझोगे कैटेगरी कौन कौन सी है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में पक्का मिलने वाले हैं। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको न्यूमेरिकल सोल्व ना करना पड़े। न्यूमेरिकल सोल्व करने बैठ गए तो वही समझ लो वो पुरानी प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हो आप। न्यूमेरिकल आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। सर क्या बात कर रहे हैं, ऐसा होता है? एग्जैक्टली ऐसा होता है, और वही टेक्निक से पढ़ाने वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ा और मैं न्यूमेरिकली आंसर बता पाऊंगा, आंसर कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। लास्ट वन इज 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का हमेशा मिलते हैं, उनको बोलते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्वेश्चन का मतलब होता है बेटा, एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर आपसे पूछा जाएगा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड विच इज इनकरेक्ट। और ये स्टेटमेंट क्वेश्चन हमेशा स्टेट क्वेश्चन फॉर्म में होता है। स्टेट क्वेश्चन फॉर्मेट का मतलब सर करेक्ट इनकरेक्ट, बट आपके पास स्टेटमेंट दी जाएंगे, आपको सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। और वो तभी पॉसिबल है जब बच्चों ने पूरी बुक को डिटेल में पढ़ा हो, पूरे कंसेप्ट उसे विद रीजंस याद हो, तभी वो उस टॉपिक को टिक कर पाएगा, क्वेश्चन को टिक कर पाएगा। तो एग्जाम में सोचने का मतलब, जहां बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन एक टाइप का होता है, आंसर इज नो। आपके क्वेश्चन इन 5 कैटेगरी से मिलकर बनते हैं, और यही 5 क्वेश्चन की कैटेगरी, पांचों की पांचों कैटेगरी एग्जाम में आने वाली है। मैक्सिमम फॉर्मेट कौन सा रहता है? द मैक्सिमम पार्ट इज ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के जो क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे, 15 मार्क्स में वो क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट 50 नंबर का हुआ तो बाकी 10 नंबर में आएंगे, तो ये 45 मार्क्स का हुआ तो बाकी 15 मार्क्स के अंदर है। दैट इज द मेन पार्ट, ठीक है। तो ये बात थी हमारे पास में क्वेश्चन एग्जाम में आने कैसे वाले हैं। अब मैं बात करता हूं हमारे सिलेबस के बारे में, एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट। द फर्स्ट यूनिट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब एक मुद्दा मैंने यहां पे लिखा, मैंने लिखा बिजनेस इकोनॉमिक्स वर्सेस जनरल इकोनॉमिक्स। व्हाई आई एम राइटिंग दिस वर्ड बी इकोनॉमिक्स वर्सेस जनरल इकोनॉमिक्स? तो सर क्या ये सेम है? आंसर इज नो। नॉर्मली जब आप ये बोलते हो कि जनरल इकोनॉमिक्स, तो आपने आज तक जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, आज तक दैट इकोनॉमिक्स वाज नोन एज जनरल इकोनॉमिक्स। वो इकोनॉमिक्स हमारी इकोनॉमिक्स थी जनरल इकोनॉमिक्स, वो इकोनॉमिक्स थी जनरल इकोनॉमिक्स। अब आप पढ़ने वाले हो बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो क्या सेम होगी? आंसर इज नो। इकोनॉमिक्स की बहुत सारी वैरायटीज हैं, बहुत सारी ब्रांचेज हैं बेटा, और बहुत सारी ब्रांचेज में से सबसे जो इंपॉर्टेंट ब्रांच है, एंड दैट इज कॉल्ड अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अप्लाइड इकोनॉमिक्स जो है बेटा, अप्लाइड का मीनिंग समझो। देखो मैंने बोला इकोनॉमिक्स रीजन बेस्ड है, इसलिए मेरे कहने का पर्पस ये था कि इकोनॉमिक्स जब भी पढ़ोगे, चाहे वो ग्राफ पढ़ो, इक्वेशन पढ़ो, न्यूमेरिकल करो, थ्योरी करो, हमेशा आपको रीजन पता लगाना है। अगर इक्वेशन भी लिखी तो इक्वेशन में प्लस और माइनस भी क्यों आया, समझना। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो ग्राफ की कर्व की शेप बदल क्यों रही है, क्यों शेप को और नहीं बना सकते, क्या रीजंस हैं, कौन सा पॉइंट क्या डिफाइन करता है, ये पूरा पार्ट यहां पर आता है। दूसरी बात, ये इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स नहीं है। रीजन इसका बताता हूं क्यों। बिकॉज बी इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अप्लाइड इकोनॉमिक्स का मतलब होता है दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जितनी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, आज भी जिस इकोनॉमिक्स को अपनी बिजनेस के अंदर डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं, प्रैक्टिकली यूज करते हैं, दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स। और जब मैं बोलता हूं इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स इसी भी इकोनॉमिक्स का पार्ट बनता है बेटा जनरल इकोनॉमिक्स। जनरल इकोनॉमिक्स का मतलब आप जो पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके चैप्टर्स के नाम वही दिए गए हैं, लाइक डिमांड एंड सप्लाई। ओ अच्छा, इसीलिए चैप्टर के नाम है। कोई तुम्हें ये बोले ना कि बेटा ये इकोनॉमिक्स वही है जो आपने 11th 12th में पढ़ी, तो आंसर इज नो। उसे क्लियर कट मना कर देना कि नहीं भाई, अगर इकोनॉमिक्स सेम होती तो यहां पर आपके से मार्क्स को बढ़ा के नया इकोनॉमिक्स लॉन्च नहीं करते। तो डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट दिया गया है सर, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो आता है सर, मार्केट स्ट्रक्चर की बात भी तो कर रहा है, क्या ये टॉपिक वो नहीं जो हमने पहले पढ़े हैं? मैंने कहा हाँ पढ़े हैं सर, एक नया चैप्टर डाल दिया बिजनेस साइकिल के नाम से। तो क्या हमने ये चैप्टर पढ़े हैं तो क्या चैप्टर सेम टू सेम हो गए? आंसर इज नो, बिकॉज इकोनॉमिक्स वर्ड आ रहा है साथ में। इसलिए कहने का पर्पज क्या, सुनना ध्यान से, अब देखो मीनिंग समझते हैं, रट्टा नहीं मारेंगे, सीखते हैं। इकोनॉमिक्स की इन्हीं ब्रांचेस को, इन्हीं थ्योरीज को, इन्हीं इकोनॉमिक थ्योरीज हैं, डिमांड के रिगार्डिंग कंसेप्ट, सप्लाई वाला, प्रोडक्शन, कॉस्ट, इन्हीं के कंसेप्ट को बिजनेस जब अपनी डिसीजन मेकिंग करता है,
अपने डिसीजंस के लिए यूज करता है, दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स इज नोन एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसीलिए आपके हर एक चैप्टर के अंदर आपको कुछ नया मिलने वाला है जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं पढ़ा हुआ। चले लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट। अब हम चालू करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से और हम स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग बनाओ, लिखो बिजनेस इकोनॉमिक्स। साथ साथ समझते चलेंगे, कोई भी डाउट लगेगा, कोई भी क्वेश्चन, कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। कोई भी डाउट लगे सीधा मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट बी इकोनॉमिक्स होता क्या है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन। द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के अंदर इंट्रोडक्शन का पार्ट दो पार्ट में आता है। नंबर वन इज कॉल्ड द नेचर एंड स्कोप। नेचर एंड स्कोप। और ये नेचर और स्कोप हमारा वो नेचर स्कोप नहीं है जो आपने सिर्फ इकोनॉमिक्स का सीखा था। द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बी इकोनॉमिक्स का नेचर एंड स्कोप, और विच इज वेरी टोटली डिफरेंट। आई कैन से सेम वर्ड दिखेंगे लेकिन वो सेम वर्ड का मीनिंग वो नहीं निकलेगा, अलग मीनिंग निकलने वाला है। लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट। राइट द फर्स्ट डेफिनेशन। लिखते हैं बी इकोनॉमिक्स। राइट द डेफिनेशन, आई एम जस्ट राइटिंग द वर्ड। लिखो रेफर्स टू, बी इकोनॉमिक्स रेफर्स टू, नोट करना चालू करो, लिखो दैट ब्रांच, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच। किसकी ब्रांच है ये? इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। लाइक योर स्टैटिस्टिक्स, आप स्टैट पढ़ के आ चुके हैं, मीन, मीडियन, मोड, रिमेंबर दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स बेटा। इकोनोमेट्रिक्स, सर इकोनोमेट्रिक्स क्या होता है? इकोनोमेट्रिक्स जो इंडिया के अंदर जब सर्वे किया जाता है, इंडिया में अगर कंपनी सर्वे करती हैं तो सर्वे करने के लिए गवर्नमेंट सर्वे करती है, गवर्नमेंट करती है, कंपनीज करती हैं। उस सर्वे को करने के लिए जिस इकोनॉमिक्स, जिस अप्लाइड इकोनॉमिक्स की ब्रांच को वो यूज करते हैं, दैट ब्रांच इज कॉल्ड इकोनोमेट्रिक्स। स्टैटिस्टिक्स कहां काम आती है पता है? आइडिया कुछ, मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, ये पढ़ते हो मैथ्स के पार्ट के अंदर। सर ये कहां पे काम आता है? ये स्टैट की पार्ट बेटा, प्रैक्टिकल समझो इस पार्ट को। स्टॉक मार्केट सुना है ना नाम? स्टॉक मार्केट मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्शन, कोरिलेशन पे काम करता है स्टॉक मार्केट। अब मुझे बताओ प्रैक्टिकली मीन कहां निकालोगे, मोड कहां निकालोगे? मोड क्या डिनोट करता है? द मैक्सिमम वैल्यू, कितनी बार फ्रीक्वेंटली अकर हुआ। रिमेंबर डिस्पर्शन गैप को बोलते हैं, कोरिलेशन रिलेशन को बोलते हैं। तो स्टॉक मार्केट में स्टॉक आपस में कनेक्टेड कैसे हैं ये चेक करने के लिए कोरिलेशन निकालते हैं, वहां पर निकलता है, ताकि वहां पर एक एक कंपनी के प्राइस चेक नहीं करते हैं। वहां पे वो लोग क्या करते हैं, वो प्रैक्टिकली अपनी कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, कोरिलेशन को अप्लाई करते हैं और आंसर निकल के आ जाता है। सेम डिस्पर्शन कि कंपनी के स्टॉक के अंदर, शेयर के अंदर कितना गैप है सेकंड कंपनी से, ये गैप क्यों क्रिएट हुआ, टू इसके लिए फाइंड आउट करते हैं डिस्पर्शन। तो ये कंसेप्ट प्रैक्टिकली अप्लाई होते हैं। तो आपका स्टैट वाला जो पार्ट है दैट विल बी अप्लाइड इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई होता है। लेकिन बी इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है जो हर एक जगह अप्लाई होती है, हर एक कंपनी में अप्लाई होती है। नोट करते हैं, लिखो रेफर टू द ब्रांच ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। कौन सी लिखो? व्हिच डील्स विद, नोट करो फिर तोड़ेंगे इसको, व्हिच डील्स विद, अब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। लिखो दिस डील्स विद हाउ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लिखना चालू, हाउ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन से बिजनेस एंटरप्राइजेस। पहले लिखेंगे फिर समझेंगे पार्ट को, ठीक है? हर एक वर्ड समझेंगे। दैट बिजनेस, हाउ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मेक्स देयर डिसीजन, लिखो with the help of लिखो इकोनॉमिक थ्योरीज। आपके फर्स्ट चैप्टर में आपका कंप्लीट सिलेबस छुपा हुआ दिखाऊंगा आपको मैं। तो विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज, इतना काफी है? नहीं, एंड अदर टूल्स, तो आई एम राइटिंग द वर्ड इकोनॉमिक थ्योरी बेटा। इसी इकोनॉमिक थ्योरी को नाम दिया जाता है जनरल इकोनॉमिक्स। तो मतलब जो आपके चैप्टर के नाम आपको सेम दिख रहे हैं, उसका रीजन ये है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स भी क्या करता है, बिजनेस भी क्या करते हैं, इकोनॉमिक थ्योरी को यूज करते हैं। अब एग्जांपल मान लो, थिंक अबाउट वंस, इफ ए कंपनी, लाइक एग्जांपल मी, इफ ए कंपनी वांट्स टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोजेक्ट, कंपनी वांट्स टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, प्रोडक्ट लॉन्च करना है। कैन यू प्लीज टेल मी कि मार्केट में डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी होगी, उसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है, उसका प्राइसिंग कितना रहेगा, प्रोडक्शन कैसा है, मार्केट कैसी है जिसमें सामान बेच रहे हैं, क्या इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना मैंडेटरी है नहीं उसके पास में? ऑब्वियस है। सिर्फ पढ़ना काफी है? नहीं, प्रैक्टिकल एप्लीकेबल को बोलते हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स बेटा। हालांकि और बता देता हूं हिंट के लिए, यही अप्लाइड इकोनॉमिक्स बेटा आपके ग्रेजुएशन में नहीं आती, मास्टर्स में आती है। लाइक MBA, MCOM, वहां जिस इकोनॉमिक्स का नाम है उसको बोलते हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स।
उसी का सेकंड नाम है मैनेजरल इकोनॉमिक्स। अगर चाहो तो गूगल पे चेक कर लेना। तो आपका इंस्टीट्यूट इतना बेवकूफ नहीं है कि वो बोलेगा अच्छा बच्चों को 11th पढ़ा दो। आंसर इज नो। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, विच इज ए पार्ट, विच इज ए सब्जेक्ट ऑफ मास्टर्स MBA। रिमेंबर एमकॉम, नॉट ओनली इंडिया ओनली, दुबई, इवन कुवैत, बाकी कंट्रीज के अंदर भी ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, विच इज कॉल्ड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, विच इज प्रैक्टिकली एप्लीकेबल। नेक्स्ट पे आता हूं, तो वर्ड क्या लिखा, व्हाट इज इकोनॉमिक थ्योरी, अगेन द राइट द वर्ड। इकोनॉमिक थ्योरी का मतलब वही हुआ जो आपके चैप्टर के नाम है, लाइक द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, दोबारा लिखा मैंने, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, या वी कैन से प्राइस डिटर्मिनेशन इन मार्केट स्ट्रक्चर। इस चैप्टर के नाम लिख रहा हूं आपके पास में। नेक्स्ट, बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल मतलब भाई बिजनेस कैसे फ्लक्चुएट होता है इकोनॉमिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग। इकोनॉमिक थ्योरी को यूज करके और किसको, अदर टूल्स का मतलब समझते क्या होता है, लिखो। अदर टूल्स का मतलब है बेटा आपका अकाउंटेंसी, आपका मैथमेटिक्स। क्या बात कर रहे हो, क्या बिजनेस सिर्फ इकोनॉमिक्स यूज करता है? नहीं सर, मैथ्स भी यूज करता है, वो अकाउंटेंसी की थ्योरी को भी यूज करता है, अकाउंटेंसी, वो इकोनोमेट्रिक्स भी यूज करता है रिसर्च करने के लिए, सर्वे करने के लिए, इकोनोमेट्रिक्स भी यूज करता है, वो स्टैटिस्टिक्स भी यूज करता है। तो ये टूल इकोनॉमिक्स से अलग हैं, लेकिन बिजनेस क्या करते हैं आप देखो, मीनिंग समझते हैं, दोबारा टर्न मीनिंग समझते हैं, फिर मैं क्वेश्चन पूछने वाला आप लोगों से। मेरी पहली बात, बी इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स की ही ब्रांच है। लाइक टेल मी, मैथ्स को यूज करते हो प्रैक्टिकली? हाँ करते हैं। अकाउंट्स को यूज करते हो प्रैक्टिकली? हाँ करते हैं। प्रैक्टिकली यूज करते हो ना वर्क एनवायरनमेंट के अंदर? हाँ करते हैं सर। स्टैट को यूज करते हो? हाँ करते हैं सर। इकोनोमेट्रिक गवर्नमेंट यूज करती है? हाँ करती है सर। तो कहने का मतलब जिन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है, those tools, those disciplines are known as applied economics। वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स के ही पार्ट कहलाते हैं बेटा। दूसरी बात करता हूं, तो क्या बोला मैंने यहां, दो बातें बोली सर। पहली बात तो ये, इकोनॉमिक थ्योरी और बिजनेस इकोनॉमिक टूल, अदर टूल्स को, अदर डिसिप्लिन्स को यूज करके बिजनेस अपनी डिसीजन कैसे लेता है, हाउ बिजनेस मेक्स देयर डिसीजन, हाउ बिजनेस टेक्स देयर डिसीजन, दैट ब्रांच इज कॉल्ड अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो नाउ द क्वेश्चन इज, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन राइट नाउ। प्लीज टेल मी, आपसे पूछा गया बिजनेस इकोनॉमिक्स, रिप्लाई चाहिए मुझे सब बच्चों का। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए बी सी डी दे रहा हूं। द फर्स्ट वर्ड इज इकोनॉमिक्स इज नोन एज अकाउंट्स, अकाउंटेंसी। Number 2, statistics. Number 3, applied economics. Number 4, general economics. Tell me the right answer straight away. Adarsh, Ayushi, Kaustubh, Kumkum, Payal, Sakshi. Very good. समझ में आया? मतलब लॉजिक समझ में आया क्या बोल रहा हूं? क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर हाथ में होना चाहिए। अब यहां पर चेक करो, है ना? अब देखो यहां पे चीज दिखाता हूं, यहां पर मैंने 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही आंसर ठीक दिया है, बाकी 3 आंसर सेट बैठते ही नहीं। इसे बोलते हैं बेटा स्ट्रेट क्वेश्चन। लेट मी शो यू कि मैं इसी क्वेश्चन को मोस्ट अप्रोप्रिएट कैसे बनाता हूं। टेल मी, रिप्लाई करना, ठीक है? अगर मान लो मैं इसमें से एक ऑप्शन गायब करने वाला हूं, आई एम जस्ट राइटिंग द स्टैट की प्लेस पर मैं लिखने वाला हूं, लेट्स हैव अ लुक ऑन द पार्ट। मैं लिख रहा हूं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो मैंने कुछ टाइम पहले ही बोला आप लोगों को कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। नाउ प्लीज टेल मी, इसमें कितने आंसर ठीक है, एक या दो? तो बोलो बोलो बोलो, 2 आंसर ठीक है। तो अब देखो ये क्या बोलते हैं, जहां 2 आंसर एकदम करेक्ट हैं, विच वन यू हैव टू चूज नाउ, विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, एनी आइडिया ऑफ इट? ये भी ठीक और ये भी ठीक, लेकिन ऑप्शन 2 तो वर्क नहीं आओगे। कौन सा करेक्ट है? आदर्श, आयुषी, कौस्तुभ, कुमकुम, पायल, साक्षी, टेल मी कौन सा? वेरी गुड, कौस्तुभ, कुमकुम, पायल। Reason, because managerial economics is also a part of applied economics। वो उसी का ब्रांच है भाई। अब घर में मैं बोलता हूं, घर में ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर, उसके पास बाद नंबर आया पापा का, हमारे फादर का, उसके बाद नंबर आया हमारा। तो मुझे बताओ, ऑप्शन में अगर बोला गया बताओ घर किसका है भैया, एग्जांपल के लिए अगर घर में ग्रैंडफादर का नाम दिया तो किसका नाम लिख के आओगे? ग्रैंडफादर, फादर का नाम दिया, किसका नाम लिख के आओगे? पापा का या ग्रैंडफादर का? इफ ग्रैंडफादर है तो क्या किसका नाम लिख के आओगे? ऑब्वियस ग्रैंडफादर का। तो वही कंसेप्ट, जब भी मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना पड़े, टेक्निक सीख लो। मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करने के लिए हमेशा सीक्वेंस याद रखो कि मेन ब्रांच, मेन लास्ट पार्ट किसका बनता है।
बी इकोनॉमिक्स मैनेजर इकोनॉमिक्स कहलाती है, ऑप्शन करेक्ट है, मान लिया, ठीक है मान लिया, लेकिन एट द एंड मैनेजरियल भी किसका पार्ट बनता है, अप्लाइड का। द करेक्ट आंसर विल बी सी नाउ। इज इट क्लियर? समझ में आया कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कैसे चूज करने होते हैं? इज इट क्लियर? बोलो बोलो बोलो, समझ में आया? डन 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 डन, ठीक है, ये नोट हो गया सबका? आदर्श, आयुषी, कौस्तुभ, कुमकुम, पायल, साक्षी, नोट हुआ बेटा? डन, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या रिकॉर्डिंग चालू की थी? नहीं की थी, क्या रखी? चलो ओके, एक सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। एक नोट लिखो बेटा इसमें, राइट ए नोट, लिखो नोट में लिखो, राइट ए नोट, लिखो एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, as business organizations uses या business organization and their management I can write the word managers। अब देख लो समझ में आ जाएगा, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा वर्ड आ रहा बिजनेस बिजनेस बिजनेस, तो लिखो as business organization and their management uses the disciplines, discipline का मतलब tools, the theories of other tools of disciplines of other subjects, I can write the word subject matter, देखो along with the business practices, along with the business practices, भाई बिजनेस की प्रैक्टिस के साथ में बिजनेस अदर सब्जेक्ट मैटर, दैट मींस इकोनॉमिक्स की थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंट इसको यूज करता है, इसीलिए इट इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज, आप अपनी बी इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हो, तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन में अगर अप्लाइड वर्ड मिले वो भी ठीक है, मैनेजरियल मिले वो भी ठीक है, एंड थिंक लाइक दिस, अगर क्वेश्चन में अप्लाइड वर्ड नहीं होता तो क्या टिक करके आते? बोलो बोलो बोलो, अगर क्वेश्चन कौन सा लिखे थे? मैनेजरियल लिख करके आते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, समझ में आ गया? तो वर्ड क्या लिखा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर? डन 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 डन, क्लियर क्लियर क्लियर, समझ में आया कि नहीं? डन। अच्छा, अब मैं कुछ गोल्डन वर्ड लिख रहा हूं बेटा, ये गोल्डन वर्ड लिख लो, कहीं बुक में लिखे हुए नहीं है। मैंने गोल्डन वर्ड इसलिए बोलता हूं, रीजन इज, गोल्डन वर्ड्स कहने का मेन पर्पस मेरा ये है, एग्जाम में वर्ड्स मोस्टली हर एक क्वेश्चन में दिख जाते हैं, लेकिन वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन को स्पीडली पढ़ते टाइम हम इन वर्ड्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, हमें लगता है कोई टाइपिंग मिस्टेक होगी। रिमेंबर व्हाई आई एम सेइंग इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक्स, तो बच्चा बोला अरे यार ये इकोनॉमिक्स ही बोल रहा है, लेकिन क्या हुआ इसमें वर्ड छोड़ दिया इसने। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये वर्ड्स अलग होते हैं, इसलिए वर्ड को लिख लो ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिले अपना कंसेप्ट आगे पढ़ने से पहले, आगे पढ़ाने से पहले इस पार्ट को लिख लो। ये गोल्डन वर्ड्स हैं। नंबर 1, राइट द फर्स्ट वर्ड, राइट द वर्ड, फर्स्ट वर्ड इज इकोनॉमिक, और मैं आपसे पूछूंगा क्या होते हैं। नंबर 2, हमें करनी है तैयारी, प्रिपरेशन। नंबर 2 इज इकोनॉमी, 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 इकोनॉमिक। थर्ड लिख रहा हूं इकोनॉमिक्स। फोर्थ लिखता हूं मैं इकोनॉमिस्ट। ये चारों वर्ड सिमिलर लगते हैं ऑलमोस्ट रीडिंग के टाइम पर, लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग है। कैन यू प्लीज टेल मी द फर्स्ट वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक? पैसा पैसा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक? टेल मी, एनी आइडिया? बजट के अंदर। और बोलो कौस्तुभ, वेरी गुड, नाइस। आदर्श, आयुषी, कुमकुम, पायल, साक्षी, बाकी बताओ इकोनॉमिक का मीनिंग क्या होता है? आई वॉन्ट टू नो द एग्जैक्ट मीनिंग, एनी आइडिया ऑफ इट? पूछूं? सुनना, इकोनॉमिक मतलब ईच एंड एवरीथिंग अराउंड यू विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। याद रखना इसका मीनिंग, हर वो चीज जिसे आप पैसे में मेजर कर सकते हो, माप सकते हो। कैन यू प्लीज टेल मी दिस पेंसिल, इज दिस पेंसिल इज हैविंग ए प्राइस वैल्यू और नॉट, इकोनॉमिक मनी वैल्यू और नॉट? बोलो 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 बोलो। यस, इट इज कॉल्ड, क्या बोलोगे इसको? इकोनॉमिक।
Remember, your salary, your income, your wages, your consumption, your investment, all these factors are known as economic factors. The reason is, write the word, लिखते हैं इसमें. So what is economic बेटा? हिंदी में बोलते हैं आर्थिक, that means पैसा. तो लिखो everything which can be measured in terms of money. हर वो चीज जिसे आप पैसे में मेजर कर सकते हो, that thing will be known as, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं इकोनॉमिक कहते हैं बेटा. The term is known as economic. याद रहेगी ये बात है. ओके. नंबर 2, क्या यहां पर भी मीनिंग में गलती कर दी? इकोनॉमिक्स का मतलब खाली इकोनॉमिक क्या गैस लगा दिया, ऐसा कुछ होता है? नो. बट उससे पहले बात करता हूं इकोनॉमी क्या होती है. टेल मी, आपने दो वर्ड सीखे हैं, एक होता है कंट्री, एक होता है इकोनॉमी. क्या दोनों मतलब सेम होता है? टेल मी, रिप्लाई करो. आदर्श, आयुषी, कौस्तुभ, कुस्तुम, पायल, साक्षी, रिप्लाई करो बेटा. क्या कंट्री और इकोनॉमी सेम होता है? तुम सेइंग यस. तुमने कुछ बोला नहीं, अच्छा नहीं. टेल मी. आदर्श रिप्लाई कर. आयुषी, कौस्तुभ, कुमकुम. और बोलो. यस आदर्श, नियर बाई. बाकी कौस्तुभ, एनी आइडिया? क्या रिप्लाई दो यस और नो में. क्या इकोनॉमी और कंट्री सेम होती है? नॉर्मली हम बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी, इंडिया इज ए कंट्री. क्या दोनों का मीनिंग सेम है? नहीं. साक्षी वेरी गुड. नहीं. कौस्तुभ नहीं. कुमकुम सेम होती है? पायल सेम होती है? नो. तो क्या होती है? समझते हैं. वेरी गुड. अब सुनना ध्यान से बात को. गाइज ऑलवेज रिमेंबर, अगर ये दोनों सेम होते तो हमेशा इनके वर्ड को रिप्लेस किया जा सकता. इंडिया इज ए कंट्री बट इंडियन इकोनॉमी. यूएस इज ए कंट्री, यूएस इकोनॉमी. जापान की इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी. दुनिया के अंदर हर एक कंट्री की अपनी इकोनॉमी होती है. इकोनॉमी का मीनिंग कंट्री नहीं होता. हिंदी में बोलता हूं अर्थव्यवस्था, और देश में फर्क है. देश कंट्री, अर्थव्यवस्था बोलता है इकोनॉमी को. तो इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है? ऑलवेज रिमेंबर, आज के हमेशा याद रखना बेटा, ओनली दैट पार्ट लिख लो, ओनली दैट पार्ट ऑफ ए कंट्री, किसी देश का सिर्फ वही हिस्सा, which can be measured in economic terms. इकोनॉमिक बोले तो पैसा, जिसे इकोनॉमिक टर्म्स में मेजर कर सकते हो. मतलब सर कहने का मतलब यह हुआ कि पूरा देश इकोनॉमी नहीं कहलाता. आंसर इज नो. पूरा देश इकोनॉमी नहीं कहलाता बेटा. इकोनॉमी का सिर्फ, कंट्री का सिर्फ वही हिस्सा इकोनॉमी कहलाता है जिसे आप इकोनॉमिक टर्म्स, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो. लाइक कैन यू प्लीज टेल मी कंजम्पशन. जब आप एग्जांपल, मोदी जी बोलते हैं प्यारे भाइयों बहनों, रिमेंबर, प्यारे भाइयों बहनों, हमारे देश की इकोनॉमी. अरे देश की इकोनॉमी का मतलब क्या है? बढ़ रही है, गिर रही है. एग्जांपल, कैन यू हैव ए आंसर? कोविड-19, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन के टाइम पीरियड में इंडिया के अंदर हमारी इकोनॉमी बोल रहा हूं, हमारी इकोनॉमी का जीडीपी लेवल, व्हाट इज जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस बोलते हैं सम टोटल को, प्रोडक्ट बोलते हैं प्रोडक्शन या इनकम. क्या समझाऊंगा लॉजिक इसका? प्रोडक्शन बोलूं, इनकम बोलूं. रिमेंबर, प्रोडक्शन बोलूं, इनकम बोलूं, एक्सपेंडिचर बोलूं, ऑल आर सेम. क्या बात कर रहे हो? कुछ भी बोल रहे हो? नहीं सर, आई एम हैविंग रीजन बिहाइंड इट एंड द थ्योरी ऑफ जेएम किनीज. ऐसे कुछ भी नहीं बोलने वाले हम इकोनॉमिक्स में. दूसरा वर्ड, तो डी इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम. डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरीज के अंदर. तो मतलब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी, दैट मीन डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विस बनी, उनको बेचने के बाद जो भी पैसा आया, उसका सम टोटल, द ग्रोथ विल बी नोन एज डोमेस्टिक इनकम. तो क्या बोला गया कि जीडीपी ना ड्यूरिंग द कोविड-19 -27 तक चली गई थी. सोचो, डू यू नो एनी आइडिया अबाउट इट कि जीडीपी इज एन इंडिकेशन ऑफ योर पॉकेट. हम आपकी पॉकेट में कितना पैसा है, कितना नहीं है, दिस विल बी डिसाइडेड बाय द जीडीपी. मतलब जीडीपी अगर जीरो तो समझ लो तुम्हारी पॉकेट भी जीरो, और अगर जीडीपी माइनस में गई मतलब तुम लोन के अंदर जी रहे हो. तुम्हारे पास खुद का कोई पैसा नहीं है, तुम यहां से ले रहे हो, वहां से ले रहे हो और खर्च कर रहे हो. दैट इज कॉल्ड माइनस जीडीपी. और जहां पर एक टाइम पर इन द मार्च, सुनना प्रैक्टिकल बात सुनते हैं, मार्च 2020, रिमेंबर, मार्च के अंदर लॉकडाउन से पहले, द फर्स्ट लॉकडाउन से, जनता कर्फ्यू से पहले, इंडिया की जीडीपी यहां याद रखना 5% के करीब थी, 5.215 के करीब पहुंच चुकी थी. लेकिन जैसे लॉकडाउन हुआ था, नेक्स्ट डे जीडीपी क्या हो गई थी? 4.75.
और लोग डर रहे थे अरे 5 के करीब नहीं आनी चाहिए। बेटा माइनस तक गई है इकोनॉमी की जीडीपी। और ये ध्यान रखना, कोई अगर बोलेगा ना कि क्राइसिस क्या होता है, किसी भी इकोनॉमी का क्राइसिस का मीनिंग क्या होता है, जब किसी कंट्री के अंदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राइसिस, बोलते हैं मंदी बोलते हैं। 1991 में इंडिया में आया था द इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस, रिमेंबर 1929 के अंदर पूरे वर्ल्ड में आया था, दुनिया भर में आया था। इवन द डेवलप्ड नेशन लाइक यूएस, यूके, जापान, जर्मनी, मैक्सिको, ये भी नहीं बच पाए थे। तो मतलब क्या होता है इसका, तो मतलब क्या हुआ इसका जानते हो, ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड क्राइसिस है। कभी पूछा आप लोगों ने अरे क्राइसिस आया, क्राइसिस का मीनिंग क्या, बोलो बोलते हैं मंदी। अरे मंदी का मीनिंग क्या होता है, जब किसी, याद रखना इसके बाद, जब किसी इकोनॉमी के अंदर, कंट्री नहीं बोल रहा, जब किसी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन लेवल गिर जाता है, जब प्रोडक्शन गिरेगा तो कैन यू प्लीज टेल मी, जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या एम्प्लॉयमेंट होगा, रोजगार, लोगों को काम मिलेगा, नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट डाउन। एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो इनकम होगी, नहीं सर, इनकम भी डाउन। जब काम ही नहीं तो पैसा कहां से आएगा, जब इनकम नहीं तो खर्चा होगा क्या, नहीं सर। तो जब किसी इकोनॉमी में प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये चारों गिरना शुरू हो जाते हैं ना, दैट टर्म इज नोन एज इकोनॉमिक क्राइसिस। तो सर क्या इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग 2020 हमने क्राइसिस फेस किया, हाँ किया, और किसने इस बात को बोला ही नहीं आज तक, रिमेंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमी का मीनिंग कंट्री का वो पार्ट जिसे आप इकोनॉमिक टर्म्स में मेजर कर सकते हो, हर वो चीज। बट कैन यू प्लीज टेल मी, मेरे इमोशन, तुम्हारे इमोशन, तुम्हारी सैडनेस, तुम्हारा वेलफेयर, तुम किसी का भला कर रहे हो, वेलफेयर कर रहे हो, क्या ये इकोनॉमी का पार्ट कहलाएगा, टेल मी, कंट्री का पार्ट तो है, नो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी। और इकोनॉमी में वही चीजें आती हैं जिसे आप मनी मेजरमेंट कर सकते हो। बोलो क्लियर, समझ में आया कि नहीं, इज इट क्लियर, डन 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 डन, नाइस। द नेक्स्ट वन इज वेरी गुड, नेक्स्ट वर्ड इज इकोनॉमिक्स। अच्छा, क्या मैंने इकोनॉमिक के आगे एस लगा दिया, ऐसा कुछ है, नो, इसका मतलब क्या निकल गया, गाइस ऑलवेज रिमेंबर इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, जनरल इकोनॉमिक्स, जो आप पढ़ चुकी हो 11th 12th के अंदर, ठीक है, लेकिन उसका रिवीजन दोबारा भी कवर हो जाएगा आपके यहाँ पे। तो वर्ड क्या आता है, इकोनॉमिक्स क्या है, क्या मैं बोल सकता हूं इकोनॉमिक्स इज दैट सब्जेक्ट मैटर, कि वो सब्जेक्ट मैटर है where study है, where it deals with, which deals with, I can write the word where, deals with लिखता हूं, वर्ड चेंज करता हूं, मैटर which deals with, अब एक वर्ड आएगा, ध्यान सुनना ध्यान से बात को, which deals with the economic problems। अगला क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं, वर्ड मैंने इकोनॉमिक लिखा है, देखना, इकोनॉमिक्स में लिख रहा हूं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ ए कंट्री लिखूं, इकोनॉमी लिखूं, ऑफ एन इकोनॉमी, यस। तो चेक करो बेटा, इसमें तीनों वर्ड आ गए, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, इकोनॉमिक। तो क्या बोलता हूं, वो सब्जेक्ट जहां पर, क्या आपने कभी अपने चैप्टर्स के नाम देखे, हाँ देखे हैं सर, बेटा ये चैप्टर या तो प्रॉब्लम है या इश्यू है, चेक करो, या तो प्रॉब्लम या इश्यूज, और इन्हीं प्रॉब्लम इश्यू को इकोनॉमिस्ट डील करते रहते हैं। तो माय क्वेश्चन इज, क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक इश्यू सेम होते हैं क्या, क्या प्रॉब्लम और इश्यू, प्रॉब्लम बोले समस्या, इश्यू बोलते हैं मुद्दे को, ये मीनिंग हुआ, नहीं ये मीनिंग नहीं हुआ। दिल्ली में पॉल्यूशन एक टाइम पे प्रॉब्लम थी, आज क्या बन गया, टेल मी, इश्यू बन गया। पॉवर्टी, इकोनॉमी में पॉवर्टी, गरीबी एक टाइम पे तो क्या होगी, प्रॉब्लम ही थी ना, अब क्या बन गई, इश्यू। कोविड-19, कोरोना, कोविड की बात सुनी ना, कोविड-19, 19 वर्ड इज डिनोटिंग द 2019। जब इंडियन गवर्नमेंट को पता था कोविड फैल रहा है, इन 2019 में ही कंफर्म हो गया था, एट द एंड ऑफ 19, तो क्यों तब भी इन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद नहीं की, पता रहा चाइना में वायरस फैल चुका है, तब भी इंटरनेशनल फ्लाइट बंद नहीं की। लॉजिकल, ए क्लियर फेलियर ऑफ पॉलिसीज, ये दिखता है, देखो ये क्या होती है, मुंह से बोलना और प्रैक्टिकल देखने में फर्क होता है। तो क्या बोला सर, प्रॉब्लम और इश्यू में फर्क होता है, तो वही प्रॉब्लम और इश्यू कौन से वाले, इकोनॉमिक, जिनका रिलेशन पैसे से हो, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक इश्यूज जिसे जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हो, दैट सब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स कहा जाता है उसको। इकोनॉमिक्स की बहुत सी ब्रांचेस है। नेक्स्ट वन इज, द वर्ड इज इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट बोलते हैं अर्थशास्त्री को, मतलब मैंने अभी कुछ टाइम पहले बोला कि ये सारी थ्योरीज इकोनॉमिस्ट की दी हुई हैं, विच मीन्स दैट वो लोग जो डॉक्टरेट की डिग्री कर रहे हैं, रिमेंबर, और इकोनॉमिक्स के ऊपर रिसर्च कर, इन प्रॉब्लम इश्यू को सोल्व करने के लिए इस पे रिसर्च कर रहे हैं, दोस पर्सन
who studied the problem of economy, the economic problem of economy and इसकी problem and issues of economy. तो वो कौन है? वो पर्सन कहलाते हैं इकोनॉमिस्ट. बोलो 4 वर्ड याद रहेंगे तुम लोगों को, डिफरेंस याद रहेगा. इकोनॉमिक, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिस्ट. क्लैरिटी? डन 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 डन. आदर्श डन. आयुषी, कौस्तुभ, कुमकुम, पायल, साक्षी डन बेटा. ओके, आगे बढ़ सकते हैं. चलो चलो चलो. नोटेड नोटेड. आओ अब लिखते हैं अपने यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट. क्योंकि यूनिट नंबर 1 2 पार्ट में डिवाइड है, दोनों पार्ट खत्म, चैप्टर खत्म, याद रखना. ओके, फर्स्ट लिखो बेटा, हेडिंग बनाओ नेचर. 2 पार्ट में है, एक है नेचर, एक है स्कोप. नेचर एंड स्कोप किसका? इकोनॉमिक्स का? नहीं, बिजनेस इकोनॉमिक्स का. द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. तो हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग तो पता है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर एंड स्कोप? अरे एक बात बताओ, कोई तुम्हें कहता है अरे भैया बताओ कौस्तुभ भैया तुम्हारा नेचर कैसा है? ठीक है, नेचर मीन्स योर बिहेवियर. नेचर मीन्स योर बिहेवियर. नेचर कहने का मतलब बिहेवियर कैसा है. तो व्हाई आई एम सेइंग द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, दैट मीन्स सिंपली मीन्स दैट कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का बिहेवियर कैसा है. बिहेवियर कैसा है, पहला वर्ड. जब बात बोलते हो स्कोप की, आई एम राइटिंग 2 वर्ड्स. नंबर 1 इज नेचर का मीन्स क्या होता है? इट इज कॉल्ड बिहेवियर. एंड स्कोप मीन्स, स्कोप का मतलब योर बाउंड्रीज. कि तुम्हारे पास जब तुमने कॉमर्स लिया तुम्हारे पास क्या क्या स्कोप था. स्कोप बोले तो व्हाट आर योर बाउंड्रीज, तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, दैट विल बी टर्म्ड एज योर बाउंड्रीज. तो 2 पार्ट में पढ़ेंगे इस पार्ट को, बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप और बिजनेस इकोनॉमिक्स की नेचर. तो आई एम स्टार्टिंग द वर्ड नेचर. तो नेचर में 2 बातें आती हैं. जब हम बोलते हैं कि बी इकोनॉमिक्स का नेचर, इट सिंपली मीन्स दैट कि आप भी इकोनॉमिक्स में पढ़ने क्या वाले हो, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या कितने पार्ट में पढ़ने वाले हो. तो वर्ड आता है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बी इकोनॉमिक्स. क्या बोला मैंने? नेचर बोले तो बिहेवियर, बिहेवियर बोले तो भाई तुम कैसे हो, तुम में क्या है, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है. रिमेंबर, कैसे डील करते हो, किस चीज को डील करते हो. रिमेंबर, और कैसे डील करते हो. लिसन टू मी, जब सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, इश्यूज आते हैं, तो हाउ यू डील with those problems and issues, that will be termed as, उसे कहा जाता है तुम्हारा nature. Remember, so why I am saying this कि business economics का nature, that simply means business economics में क्या क्या चीजें आती हैं. हालांकि बता देता हूं, business economics आपको अभी complete नहीं दिया गया है, एक छोटा सा पार्ट दिया गया पढ़ने के लिए. इसका एडवांस वर्जन तो आप आगे एडवांस में पढ़ने वाले हो बाद में आके. रिमेंबर, तो यहां जितना अच्छा पढ़ोगे आगे जाके उतना ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है. प्रैक्टिकल पे आते हैं. तो व्हाई आई एम सेइंग सब्जेक्ट मैटर. तो बी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर में क्या आता है? स्कोप की बात अभी नहीं करूंगा, स्कोप के बाद में करूंगा, अभी नेचर की बात करूंगा. तो नंबर 1, जनरली जब आप इकोनॉमिक्स वर्ड सुनते हो तो अक्सर लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट होते हैं. याद है, ये पढ़ा हुआ है. इकोनॉमिक्स ना 2 तरह की होती है, एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो. और इवन इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग पढ़ाने के लिए की जाती है कि इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से आया. रिमेंबर, ओइकोनोमिया से आया. ओइकोनोमिया का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम. हाउस होल्ड कैसे इनकम को डिस्पोज करेगा. माइक्रोवर्ड माइक्रोथ से आया, मैक्रोवर्ड मैक्रोथ से आया. ये एग्जाम में नहीं आने वाला. ये कहानी 11th-12th की थी. तो ये बोले ना कि आओ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे तुम, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो. तो फर्क क्या होगा? हाँ, वर्ड तो माइक्रो मैक्रो आएगा, बट यहां माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलने के लिए क्या बोलना पसंद करेंगे या बोलना चाहेंगे? द वर्ड इज, सब्जेक्ट में फर्स्ट लिखेंगे माइक्रो ब्रांच ऑफ बी इकोनॉमिक्स. दैट इज द फर्स्ट ब्रांच इज कॉल्ड माइक्रो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, नहीं माइक्रो ब्रांच ऑफ बी इकोनॉमिक्स. एंड नंबर 2, मैक्रो ब्रांच ऑफ बी इकोनॉमिक्स. नंबर 2 इज मैक्रो ब्रांच ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. तो अगर मॉड्यूल में लिखा मिले ना इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो समझ जाना दैट सिंपली मींस दैट द माइक्रो ब्रांच एंड मैक्रो ब्रांच. और गाइस प्लीज टेल मी, अब मैं तुम्हें यहां पे डिफरेंशिएट बता रहा हूं. क्या डिफरेंशिएट आ गया, क्या डिफरेंस इस पार्ट के अंदर, सुनना, सुनते रहना. तो मेरा पहला पार्ट लिखता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं. चलो, फर्स्ट मैंने लिखा माइक्रो ब्रांच. आई कैन ऑल्सो राइट इट एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखने का मीनिंग वो सेम मीनिंग नहीं होगा जो आपने अपने स्कूलिंग में पढ़ा है. यहां पर लिखने का मतलब होगा माइक्रो ब्रांच ऑफ बी इकोनॉमिक्स, मैक्रो ब्रांच ऑफ बी इकोनॉमिक्स. अब मैं पूछता हूं, रिप्लाई करना, रिप्लाई करना. माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हो? पढ़ के आ चुके हो.
Any idea? Whatever you have, tell me. What is the meaning of microeconomics? बोलो. What is the meaning of microeconomics? आदर्श, आयुषी, कौस्तुभ, कुमकुम, पायल, साक्षी, बता बाकी. बेसिक इकोनॉमिक्स. कौन सी बेसिक इकोनॉमिक्स? अच्छा, और कौस्तुभ, what do you mean by microeconomics? I'm not asking अब कुमकुम क्या, जो एक इंडिविजुअल के लिए होता है. नाइस, वेरी गुड. कौस्तुभ, पायल, साक्षी, रिप्लाई करो बेटा. आयुषी, पायल का जब इंडिविजुअल की बात करता है. एग्जैक्टली पायल, यस बेटा. बात करने का मतलब क्या है? एक बात बताओ, पूछता हूं और मैं बोलता हूं यही मीनिंग पढ़ा नहीं पढ़ा. सुनना ध्यान से बात को, और कैसे ये वाला डिफरेंट है उससे, ये भी समझना ध्यान से. तो पहले ये जानो कि क्या पढ़ा है, फिर समझो कि ये अलग कैसे है. ठीक है, तभी क्लैरिटी मिलेगी, वरना क्लैरिटी नहीं मिलेगी. मीनिंग लिख दूंगा, काम से काम नहीं बनने वाला. समझना पड़ेगा. पहली बात सुनना जो बोलने वाला हूं. अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ बोला था. देखो क्या बोला था सर. तब इकोनॉमिक्स में क्या आता है? इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमिक इश्यूज. तो आई एम सेइंग द वर्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ एन इंडिविजुअल. तो उसे याद करो, ये सेम लाइन लिखते थे वहां पे, सेम टू सेम लिखते थे. माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ एन इंडिविजुअल. रिमेंबर, मैक्रो में लिखते रहे मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ द एंटायर इकोनॉमी. ये मीनिंग थे वहां के. क्या वो सेम मीनिंग यहां लिख दूं? बेटे वो जनरल इकोनॉमिक्स की पार्ट थे. बेशक माइक्रो मैक्रो वर्ड आया, लेकिन मीनिंग सेम नहीं है. क्या इंडिविजुअल में मैंने बिजनेस वर्ड यूज किया? नहीं किया. यहां पर कौन सी इकोनॉमिक्स है? बिजनेस इकोनॉमिक्स. तो वर्ड ये निकल के आता है कि माइक्रो ब्रांच क्या होती है. तो डिफरेंट कैसे सुनना, पहले इसे लिखवाता हूं इस पार्ट को वाला. तो माइक्रो ब्रांच डील्स विद how a single business unit, not individual. Okay, वहां पर इंडिविजुअल. अच्छा, एनी आइडिया ऑफ द वर्ड इंडिविजुअल इन इकोनॉमिक्स? कि इंडिविजुअल का इकोनॉमिक्स में मीनिंग क्या बनता है, मतलब क्या निकलता है, जानते हो? कंज्यूमर या प्रोड्यूसर. Why you are writing the word individual only in the economics? That simply means that whether it is a consumer or an producer. मैम कंज्यूमर या प्रोड्यूसर की बात करते थे. बट व्हेन द टर्म इज कि जब बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक्स के लिए तो आ गया इंडिविजुअल वर्ड, ठीक है. बट व्हाट अबाउट बिजनेस? तो यहां पे लाइन आती है बेटा, आप सुनना, मीनिंग बदल गया. मीनिंग बदल गया. इकोनॉमिक्स का तो वही रहेगा. बी इकोनॉमिक्स में माइक्रो ब्रांच में क्या लिखा है, चाहे मॉड्यूल चेक कर लेना, लिखना, नोट करवाता हूं. लिखो दिस ब्रांच, दैट इज द माइक्रो ब्रांच. लिखना चालू करो. लिखो दिस ब्रांच डील्स with the problems and issues, वर्ड आएगा ऑफ ए सिंगल बिजनेस यूनिट. ऑफ ए सिंगल बोलो तो इंडिविजुअल. अब आ गया वर्ड बिजनेस यूनिट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर हेयर. याद रखना, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कंज्यूमर हेयर. हम बात करेंगे ओनली बिजनेस की. तो क्या बोलेंगे? ए सिंगल बिजनेस यूनिट. उसकी प्रॉब्लम और इश्यू को डील करता है आपका माइक्रो ब्रांच. और आई कैन ऑल्सो राइट, इस लाइन को लिखने का एक और तरीका भी है. दैट मीन्स लिख लो, हाउ इट डील्स, दिस ब्रांच डील्स हाउ ए सिंगल बिजनेस यूनिट takes its decision, makes its decision by using the economic theories, and और क्या, अदर टूल्स. जो आपने स्टार्टिंग में मीनिंग लिखा, उस वर्ड को हमने कनेक्ट कर दिया सिर्फ और सिर्फ सिंगल वर्ड से, दैट इज सिंगल बिजनेस यूनिट. एंड दिस ब्रांच ऑफ बी इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड द माइक्रो ब्रांच, और आई कैन ऑल्सो राइट द माइक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांच. कौन सी? ऑफ बी इकोनॉमिक्स. बोलो क्लैरिटी मिली? अभी नहीं मिलेगी, एग्जाम्पल लिखवाता हूं इसके ऊपर. पहले मैं नोट कर लिया? नोटेड. डन 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 डन. नोटेड कर रहे हो सर, क्यों रहे? ओके, ये मीनिंग किसका हुआ? माइक्रो का. जबकि
वहां पर माइक्रो का मीनिंग पढ़ के आए 11th-12th के अंदर, दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which deals with which studies the problem and issue of an individual, that means consumer और producer दोनों। यहां सिर्फ पढ़ा था ओनली बिजनेस यूनिट्स। तो लिखे, बोलू बोलू बोलू, चलो लिखो बेटा। मेक एन एग्जांपल है, फिर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। अच्छा, एक इंडिविजुअल बिजनेस को, एक इंडिविजुअल बिजनेस बोले तो कोई कंपनी हो सकती है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम और इशू झेलने पड़ते होंगे? सोच, रैंडम एग्जांपल लगाओ। क्या मुझे बताओ, प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखें, दैट इज प्राइसिंग ऑफ ए प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने में प्रॉब्लम आती है नहीं आती? क्या ये प्रॉब्लम है नहीं है ना? टेल मी। उसका प्राइसिंग, रिमेंबर, उसकी मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑफ ए प्रोडक्ट। चेक कर लो बेटा, पूरा डिफरेंट चल रहा है यहां से कंसेप्ट। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट की पैकिंग कैसी होगी, प्रोडक्ट पैकेजिंग। और भाई एग्जांपल, जो लैंड लेबर कैपिटल काम कर रहे हैं उनके प्राइस क्या होंगे, फैक्टर प्राइसिंग, रिमेंबर। और अदर डिसीजंस रिलेटिंग विद, एग्जांपल, प्लांट का लेआउट, प्लांट बनाने वाले हो उसका लेआउट कैसा बनेगा, कितना कॉस्ट है, कितना प्रोडक्शन है, रिमेंबर प्लांट लेआउट। उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स, कई सारी चीजें एक इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट को फेस नहीं करनी पड़ती क्या? करनी पड़ती है सर। तो दैट ब्रांच विच डील्स विद ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ एन सिंगल या इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट, दोस दैट ब्रांच ऑफ बी इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड द माइक्रो ब्रांच ऑफ बी। बोलो, मिला आंसर? क्लियर हुआ? आई एम टेकिंग सम पिक्चर्स, नोट करो, मैंने तुम्हारी पिक्चर निकाल तो याद रहेगा। एक सेकंड, चलो चलो, प्रोडक्ट पैकेजिंग, नोट करो इसको बेटा, चलते हैं फिर आगे। नोट करके डन कर देना। और अब स्टूडेंट जुड़ते रहेंगे, हम कंटिन्यू रखेंगे क्लास को। अब बच्चे जो भी आते रहेंगे उन्हें बैकअप मिलता रहेगा और क्लास चलती रहेगी बेटा, ओके। बार बार हम इस टॉपिक पर रिपीट में नहीं आएंगे। अब जो चालू हो गया वो चालू हो गया, अब सिलेबस एंड तक चलता रहेगा ये पार्ट ऐसे। इसका बैकअप, हाँ बैकअप मिलेगा बेटा, अपलोड हो जाएगा ऐप पे, बिजनेस इकोनॉमिक्स के फोल्डर में। वहां पर ये क्लास आपको क्लास के बाद में 1 घंटे बाद दिख जाएगी वहां पे। चलो खुल जा भाई, इमेज नहीं खुल रहा, इमेज निकाल रहा हूं मैं तो। वेट 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 वेट, सैंपल प्रोडक्ट का प्राइसिंग कैसा हो। अब बताओ ना, प्रोडक्ट से कनेक्टेड डिसीजंस, रिमेंबर पैकिंग के रिगार्डिंग डिसीजंस। क्या ये डिसीजन इंडिविजुअल के नहीं है क्या, बिजनेस यूनिट के? है ना, दिक्कतें तो आती है ना। तो वो ब्रांच जो डील करती है किसी इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट के प्रॉब्लम से, दैट ब्रांच इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है माइक्रो ब्रांच ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बोलो, मिली क्लैरिटी? समझ में आया? हाँ या ना? अब बोलो हाँ या ना। हालांकि अभी तक मैंने कंप्लीटली नेचर की बात नहीं की है। नेचर में बात, नेचर में एक पार्ट है सब्जेक्ट मैटर, उसके बाद आएगा नेचर में कि इकोनॉमिक्स, जो बी इकोनॉमिक्स है, इज इज प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। प्रैग्मेटिक बोलते हैं प्रैक्टिकल इन अप्रोच। इट इज साइंस और नॉट। तो साइंस है तो कौन सी वाली साइंस है? आर्ट और नॉट। आर्ट है तो कौन सा है? डिपेंडेंट किसके ऊपर है? माइक्रो पर डिपेंडेंट, ब्रांच पर डिपेंडेंट है, तो किससे अफेक्ट होता है? अफेक्टेड पॉलिसी कौन सी है? एनवायरमेंट कौन सा होता है? बिजनेस एनवायरमेंट किसको बोलते हैं? वो सारी बातें आएंगी नेचर के अंदर। रिमेंबर, चले आगे बढ़े। अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूं सब्जेक्ट मैटर। चले आगे बढ़े, ओके। लिखो बेटा, नेक्स्ट पे आओ। सेकंड हेडिंग नंबर टू एंड नंबर टू लिखो, मैक्रो ब्रांच, मैक्रो ब्रांच ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो मैंने क्या बोला, जनरली पता है गलती यहीं से हो रही है, शुरुआत से गलती कर रहे हैं बेटा स्टूडेंट्स। उन्हें लग रहा है कि भैया, उन्हें बताया भी जा रहा है कि बेटा जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो ना, वो सेम इकोनॉमिक्स है तुम्हारी। अगर सेम इकोनॉमिक्स है तो इसका वर्ड गलतियां होना स्वाभाविक है, पक्का होंगी, डेफिनेटली है, इट इज फॉर श्योर। रीजन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स ये बोलती है
इकोनॉमिक्स वाली बात कर रहा हूं, जनरल इकोनॉमिक्स का मैक्रो ब्रांच ये कहता है वहां पर कि सर दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द प्रॉब्लम एंड इश्यू ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। बट यहां पर मीनिंग एंटायर इकोनॉमी है ही नहीं। यहां वर्ड क्या दिखाता हूं, लिखो, नोट करते हैं, इसको समझ में आएगा। लिखो लिखो दिस ब्रांच, लिखो दिस ब्रांच of business economics, this branch of business economics क्या करता है, लिखो, deals with, तो कैसे वर्ड है, how the environmental factors, how the environmental factors, that is business environmental factors, how the business environmental factors affects the decision of a business organization। मीनिंग बदल गया, देखो मीनिंग वहां अलग यहां अलग, तो यही मीनिंग है। हाँ बेटे हाँ, इवन कौस्तुभ ने मुझे पूछा था ना सर, एक पार्ट और था बीसीके वाला, कौस्तुभ बीसीके के चैप्टर नंबर 2 के अंदर, बीसीके के चैप्टर में पूछा था ना, बीसीके के चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक चैप्टर नंबर 2 का नाम पता क्या है, बीसीके के चैप्टर 2 का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट, और दैट एनवायरनमेंट वर्ड यही है बेटा। इसलिए इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 के अंदर एनवायरनमेंट को ज्यादा डिफाइन नहीं किया गया, ये डिफाइन कर दिया बीसीके के अंदर। तो यस पिस्टल यस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बदलेगा, ध्यान रखना। याद आया, क्वेश्चन लेवल बदल जाएगा। लाइक द आईएएस के एग्जामिनेशन में 8, 9, 10 के क्वेश्चन आते हैं, तो आईएएस इजी हो गया? नो, क्वेश्चन का लेवल बदल देंगे तुम्हारे पास में। सेम यहां पर भी होने वाला है। चले तो भैया क्या लिखा, माइक्रो ब्रांच ऑफ बी इकोनॉमिक्स डील करता है किस चीज से, हाउ द बिजनेस एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बिजनेस फैक्टर बोले तो लिख लो नंबर 1। हालांकि एनवायरमेंट का मीनिंग क्या होता है, PESTLE, तो P का मतलब होता है बेटे, लिखो पॉलिटिकल, P बोले तो पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, L फॉर लीगल, और E फॉर अदर एनवायरमेंटल फैक्टर। तो अदर में डाल देता हूं मैं, इकोलॉजिकल फैक्टर हो गया ना, इसमें सारे आ गए बेटा। आई कैन यूज द वर्ड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यू कैन यूज द वर्ड इकोलॉजिकल फैक्टर। तो इकोलॉजी में क्या आ गया, बाकी बचे फैक्टर्स, सप्लायर्स, कस्टमर, ये किसमें आ गए, सारे बचे हुए। भाई सप्लायर भी कौन है, आउटसाइडर या इंटरनल पार्ट बनता है, सोचो। कस्टमर भी कौन है, हमारे घर का, नो, आउटसाइड वाले फैक्टर, इकोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब इन सब फैक्टर्स के अलावा बाकी बचे फैक्टर किसमें डाल सकते हो आप, यू कैन यूज द वर्ड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर। चले तो गाइस सुनना ध्यान से, अब ये सारे फैक्टर किस तरह से, सुनना ध्यान से, ये सारे फैक्टर किस तरह से एक बिजनेस की डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट कैसे करते हैं। That branch which deals with these factors is called macro branch of B economics. So can you please tell me कि क्या एक बिजनेस को जब डिसीजन लेना हो अपने लिए, तो क्या उसे सिर्फ माइक्रो ब्रांच देखनी होती है, मैक्रो भी देखना होता है? टेल मी आदर्श, आयुषी, कौस्तुभ, कुमकुम, पायल, साक्षी, मैक्रो या मैक्रो दोनों? दोनों। समझ में आया? एग्जाम्पल लिखो, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल इन दिस एग्जाम्पल, और आज हम ज्यादा नहीं करेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे। एग्जाम्पल लिख लो, कोई कल मैं लिखवाऊंगा इसके बाकी बचे पार्ट्स। जस्ट अ शॉर्ट क्लास टुडे, नेक्स्ट चलेंगे। लिखो, नोट करें, लिखो। फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज,
गवर्नमेंट की पॉलिसी, दैट इज गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट की सब्सिडी पॉलिसी। एक बात बताना, क्या माइक्रो ब्रांच वाले फैक्टर्स को कंट्रोल किया जा सकता है, हाँ या ना? यस, वेरी गुड। दैट मीन्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस। लेकिन क्या मैक्रो कंट्रोल कर सकते हो? नो। तो इसका मतलब मैक्रो ब्रांच सिर्फ और सिर्फ अफेक्ट करती डिसीजंस को। अगर नॉलेज होगी तो बचोगे, वरना फंसोगे। रिमेंबर, सोचो ना, जितने सारे बिजनेस इंडिया के अंदर जिनको ये आइडिया था कि टैक्सेशन सिस्टम जीएसटी आने वाला है, अब अलग अलग टैक्स नहीं रहेगा, बदल जाएगा, तो क्या उनकी पॉलिसी वो पहले नहीं बना लेंगे? तो थिंक अबाउट वंस अगेन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज। दूसरा, नंबर 2, द बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट से इंपोर्ट से कितना पैसा आया और इंपोर्ट करने के लिए कितना पैसा बच गया। रिमेंबर, द करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट दोनों आते हैं इसमें। करंट अकाउंट ऑफ बीओपी और कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट, नेशनल इनकम, एग्जांपल लिख रहा हूं शॉर्ट में खाली। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल। टेल मी गाइस, पॉवर्टी का लेवल। क्या ये सारे फैक्टर वो नहीं है क्या जो किसी बिजनेस के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ, यस सर, समझ में आ गया। इसीलिए इन्हें बोलते हैं मैक्रो ब्रांच ऑफ बी इकोनॉमिक्स। इट मींस दैट, अब सुनना जो बोल रहा हूं, फटाफट रिवाइज करते हैं। मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, रिप्लाई करना। लेट्स टेक क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे नहीं बात करेंगे। आइए भैया, हमारे प्रैक्टिस जोन का क्वेश्चन। लेट्स फ्रेम ए क्वेश्चन। प्रैक्टिस जोन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एक पूछ चुका हूं पहले मैं। I'm giving you a statement, I'm giving you 2 question here, ठीक है, and you have to answer। चले, ठीक है। Let's suppose, लिखता हूं मैं, लिखो लिखो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट द क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया increases the excise duty। किसको बोलते हैं एक्साइज, पता है? नहीं बेटा, नहीं, वो कस्टम होती है। नहीं, वो कस्टम होती है। एक्साइज बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग को। किसको बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग पे। एक्साइज के नाम से लगता है कस्टम वाला होगा, नहीं, मैन्युफैक्चरिंग पे लगने वाला टैक्स एक्साइज कहलाता है। तो क्या बोला, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंक्रीज कर दिया क्या, एक्साइज टैक्स फ्रॉम 5% to 10%। तो इसका मतलब सोच के देखो, 5 से 10% कर दिया, दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग पे लगने वाला टैक्स। तो जब टैक्स ज्यादा लगेगा तो प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे वो लोग, या कम करेंगे? प्रोड्यूसर कम करेंगे। तो अफेक्ट हुआ नहीं हुआ? बोलो। तो लिखो, सच पॉलिसी इज ए पार्ट ऑफ। क्या तुम्हें आंसर लिखने से पहले पता है आंसर? मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा इसमें, ठीक है? ऑप्शन की 2 कैटेगरी देने वाला हूं। प्रैक्टिस करनी है बेटे, सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे हम, मतलब सिंपल भी सीखो और एडवांस भी सीखो। 2 टाइप के ऑप्शन दूंगा, दोनों आंसर दे रहे हैं, ठीक है? पहला, फर्स्ट मैं सिंपल पूछने वाला हूं, रिप्लाई करना। नंबर 1, माइक्रो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स या बी इकोनॉमिक्स। नंबर 2, मैक्रो ब्रांच ऑफ बी इकोनॉमिक्स। नंबर 3, either A or B। Option D, none of the above। Tell me which one is the correct answer? आदर्श A goes to B। अब आएगा मजा। साक्षी बोलो बोलो, कौस्तु ने B, आदर्श ने A कहा। साक्षी कौन सा? B। कुमकुम, पायल, आयुषी, रिप्लाई करो, कौन सा आंसर है? बी। पायल कह रही इधर और बी।
पायल इधर ए एंड बी तब करते हैं जब दो में से एक दोनों ठीक होते हैं और इधर का ऑप्शन मिल जाए तब। मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इधर का ऑप्शन दे रखा हो। वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज, ध्यान से सोचो, क्या यहां पर मैंने उस प्रॉब्लम की बात की जिसे बिजनेस कंट्रोल कर सकता है? गवर्नमेंट की पॉलिसी किसका पार्ट बनती है? टेल मी। मैक्रो ब्रांच। समझ में आया? तो मैक्रो ब्रांच अगर अफेक्ट करती है गवर्नमेंट की पॉलिसी, ट्रेड की पॉलिसी, क्या ये एक इंडिविजुअल फैक्ट्री बिजनेस कंट्रोल कर पाएगा इनको? नहीं, वो सिर्फ अफेक्ट होता है इनसे। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर, नॉट द ए। ए तो बनता तब जब मैं बोलता एग्जांपल के लिए एक की बात करता है खाली। ऑप्शन नंबर 2 देता हूं, रिप्लाई करना, ठीक है? अब देखना, ट्राई करना। चलो ऑप्शन बी, इसको क्वेश्चन ही पूछता हूं, ऑप्शन नहीं। लेट्स हैव ए क्वेश्चन ऑन दिस, क्लैरिटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्लाई करना। बोलता हूं, लिखो बेटा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दैट RIL, RIL is facing the issue of organizing the managerial policies relating with the pricing of a product. This deals with option A, option B, option D. Option A is macro branch. Option C, micro branch. Option C. किसने दिया आंसर? नेक्स्ट इज जनरल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स। रिप्लाई एंड क्लास ओवर। बताओ। कौस्तुभ ने आंसर दिया सी, आदर्श ने कहा सी, बाकी बताओ। आयशी, कुमकुम, पायल, साक्षी, टेल मी। Micro branch. बाकी रिप्लाई करो, समझ में आया? आंसर इज माइक्रो इज द करेक्ट आंसर। क्लैरिटी मिल गई? तो ये था बेटा सब्जेक्ट मैटर की बात, थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास थोड़ी लंबी रखने वाले हैं। अभी आज फर्स्ट क्लास का शॉर्ट क्लास लिए मैंने, अब धीरे धीरे क्लास का टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है? तो हेडिंग बनाओ नेक्स्ट क्लास के लिए। इकोनॉमिक्स के इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट बनेगा कि नेचर के कौन कौन से पॉइंट हैं, दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। और याद रखना इस चैप्टर में से कम 5 क्वेश्चंस आएंगे, मिनिमम 5 क्वेश्चन फिक्स हैं इसमें से, जो कि किसी भी हाँ बेटा ये पूरा MCQ। हाँ, मैं लास्ट के पेपर 3 और 4 आपके MCQ हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पेपर सब्जेक्टिव होते हैं बेटा, ठीक है? तो कल इकोनॉमिक्स नहीं, कल हम लेंगे लॉ की क्लास। मॉर्निंग में कल लॉ वाली क्लास होगी। कल लॉ में हमारा ऑलमोस्ट फर्स्ट छोटा सा पार्ट खत्म हुआ है। कल लॉ में एक नया चैप्टर चालू होगा एंड दैट इज कॉल्ड ऑफर। तो वहां चालू करना, ऑफर के अंदर केस स्टडी पढ़ाऊंगा कल, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टुमारो, बाय बाय। और ये क्लास ऐप पे अपलोड हो जाएगी, ऐप से डाउनलोड कर लेना। अब सिलेबस चालू हो गया, सिलेबस चलता रहेगा बेटा। आज संडे नहीं, आज संडे था इसलिए क्लास टाइमिंग चेंज, कॉस्ट्यूम में टाइमिंग दे दूंगा बेटा आपको मैं। आई लेट यू नो। अभी नोएडा का टाइम बना हुआ है, टाइम टेबल, दिल्ली का बनाना बाकी है, दिल्ली का नहीं बना, अभी बना देता हूँ, ठीक है? सी यू। फिर बाकी फैकल्टी से बात। हाँ ठीक है, मिलते हैं, मैं भेजता हूँ। बाय बाय, सी यू, बाय बाय।